Welcome back, friends. In the last video we were discussing about process design in the series of the process validation. So continuing the series, we shall now continue with the topic of process performance qualification. तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था that process validation is defined in 3 stages: process design, process performance qualification, or simply saying process qualification, then continuous process verification. So process performance qualification, which is the second stage of the process validation process, can be defined as qualifying a manufacturing process to establish or prove that the process is consistent and will continuously and repeatedly give the similar type of results. क्या मतलब है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से हम लोग ये प्रूव करते हैं या उस प्रोसेस को क्वालिफाई करते हैं टू गिव सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि एक जैसे ही रिजल्ट्स वो बार बार देगा, एक जैसे ही आउटपुट वो बार बार देगा. एक एग्जांपल से समझिए कि घर पे कभी कभी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बन जाती है, विच इज़ कॉल्ड इंसिडेंट. बहुत अच्छी सब्जी बनी, वो एक इंसिडेंट है. अगेन वो सब्जी बनी, लोग कह देते हैं कोइंसिडेंट है, पिछली बार भी अच्छी बनी थी, इस बार भी अच्छी बन गई. बट थर्ड टाइम भी जब वो हो जाता है, इट मीन्स द प्रोसेस जिसके थ्रू वो सब्जी बनाई गई है वो वैलिडेटेड है, वो क्वालिफाइड है, और उससे जब भी सब्जी बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी. हाँ, अगर उसमें कुछ वेरिएशन हुआ तब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो उसी चीज़ को प्रूव करता है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. That means the manufacturing process that has been designed in my process design stage and for which we had performed the complete optimization will give the similar type of results, will give the similar type of output every time on the consistent basis, on continuous basis and repeated basis. So process performance qualification is that critical stage of the process validation which gives that documented evidence that my process is qualified and is validated for output. So अब सबसे पहले समझिए कि प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हेन वी आर सेइंग द ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स मुझे क्यों करना चाहिए प्रोसेस क्वालिफिकेशन. उसमें आता है वेरीफाई द प्रोसेस डिज़ाइन, द प्रोसेस दैट हैज़ बीन डिजाइंड इन माई प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज. उसको प्रूव करता है, उसको वेरीफाई करता है कि हाँ, ये सिमिलर टाइप का ही आउटपुट बार बार देगा. सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल. ये प्रूव करता है कि जो प्रोसेस मैंने बनाया है विल रिमेन इन द स्टेज ऑफ कंट्रोल, विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ कंट्रोल एवरी टाइम एंड माई प्रोसेस विल गिव द सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स. एस्टेब्लिश पैरामीटर्स. अब ये कौन से पैरामीटर्स हैं? क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स. एस्टेब्लिश करना है, यानी कि उसे वेरीफाई करके मुझे प्रूव करना है कि हाँ, जब इन पैरामीटर्स पे मेरा प्रोसेस चलेगा तो वो सिमिलर टाइप का रिजल्ट बार बार देगा. देन आइडेंटिफाई द रिस्क. फिर से आ गया रिस्क. क्यों? जब मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ तो जब मैंने क्वालिफाई डिज़ाइन किया वहाँ पे मैंने रिस्क असेसमेंट करके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया. बट यहाँ पे मेरा जो ये रिस्क है ये किस लिए है कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे जो मेरा प्रोडक्ट चलेगा, प्रोसेस चलेगा, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे कंट्रोल स्टेट को और पैरामीटर्स को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि क्या क्या मुझे इसमें अल्ट्रेशंस या कहाँ कहाँ पे मुझे अपडेशंस करने पड़ सकता है. वैसे तो प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का मतलब ये है दैट प्रोसेस डिज़ाइन हैज़ बीन मेड एंड हम उसे सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. बट रिस्क असेसमेंट करके हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रिस्क मेरे इन्वॉल्व हैं इन दिस प्रोसेस, तो हम लोग उनको मिटिगेट कर सकते हैं. उसके लिए फिर अगेन हमें प्रोसेस डिज़ाइन से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. अब जब मैंने कहा कि जी मेरा तो प्रोसेस का क्वालिफिकेशन करना है, तो वहाँ पे मेरे क्या क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या मुझे प्रोसेस लगेगा. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कौन कौन से? आपके बैच मैन्युफैक्चरिंग के डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोसेस क्वालिफिकेशन का प्रोटोकॉल, स्पेसिफिकेशंस, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स. स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी? रॉ मटेरियल की, पैकिंग मटेरियल की,
इन प्रोसेस बल्क की, स्टेजेज की, फिनिश की, स्टेबिलिटी की, ये सारे स्पेसिफिकेशंस मेरे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। अब जब मेरे पास स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल होने चाहिए, इट मीन्स उनका जो भी मेरा वैलिडेशन है वो सब भी मेरा एस्टेब्लिश हो चुका होना चाहिए। मार्क दैट वर्ड कि मेरा जो एनालिटिकल मेथड है वो वैलिडेट हो जाना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वाई? क्योंकि जब तक मेरा प्रोसेस एनालिटिकल प्रोसेस ही क्वालिफाइड नहीं है, वही वैलिडेटेड नहीं है, देन हाउ कैन आई कैन एज्यूम दैट एनी डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन will be authentic. Similarly, once the document have been prepared, I will go for the batch production. Batch production का मतलब batch की manufacturing करना. Batch manufacturing with the process that has been designed in my process design stage and for which we are going to perform the process qualification. So, batch production will be carried out as the second part of the process performance qualification. अब कई लोग कहते हैं कि इसमें 3 बैचेज का होना ज़रूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है गाइडलाइंस में या रेगुलेटरी नॉर्म्स में कि आपको 3 बैचेज का ही करना ज़रूरी है। इट विल डिपेंड अपॉन योर रिस्क असेसमेंट। आप चाहें तो 3 बैचेज का करें, चाहे 10 बैचेज का करें, चाहे 100 बैचेज का करें, बट वॉट एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट रिस्क असेसमेंट, इट शुड बी कंक्लूडेड थ्रू योर रिस्क असेसमेंट एंड इट शुड बी मार्क्ड इन योर प्रोटोकॉल। वंस द प्रोटोकॉल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि जो रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे मुझे 10 बैचेज को करना है, तो बैच प्रोडक्शन मुझे 10 बैचेज का ही करना है। उन 10 बैचेज के अलावा मैं प्रोसेस क्वालिफाई नहीं कर सकता। मतलब जब तक मेरे 10 बैच कंप्लीट नहीं होंगे, मैं प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को इनकम्प्लीट मानूंगा। वन मोर थिंग, कई लोग कहते हैं क्या मैं प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन स्टेजेज के प्रोडक्ट को मार्केट कर सकता हूँ? जी नहीं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? डैट उस मेडिसिन की मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो मेडिसिन किसी तरीके की कहते हैं महामारी को रोकने में हेल्प कर सकता है, या वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, एंड अगर वो मार्केट में पहुंची नहीं तो मैं वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हैवॉक या बहुत ज़्यादा बड़ी हैजार्ड क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए प्रोसेस क्वालिफिकेशन में मेरे पास जो है एज ए प्रोस्पेक्टिव अप्रोच ही चलता है, बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस मैं उसको मार्केट में भेज सकता हूँ on the basis of the risk assessment and knowledge gained during process design. Like मेरा या यूरोपियन यूनियन वो अपनी गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन करता है that you can market in the process qualification batches on the basis of the concurrent release, यानी कि एक बैच आज बना आप उसको भेज दीजिए, दूसरा बैच बना उसको भेज दीजिए, तीसरा बैच बना उसको भेज दीजिए, बट वो भी एक्सेप्शनल केसेस। और बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप अपने प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्टेज के बैचेज को एक साथ ही मैन्युफैक्चर करें, उसको इवेलुएट करें, कंप्लीट एनालिसिस कर लें, देन उसका एक बार 3 महीने की एटलीस्ट स्टेबिलिटी इवेलुएट कर लें, सो दैट आपके पास एक रेशनल रहे, देन आप उसको मार्केट में भेज सकते हैं। देन डाटा एनालिसिस। बैच प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में मैं बहुत सारे डाटा गैदर करता हूँ। वो कैसे डाटा होते हैं? मेरे जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनके डाटा। ड्यूरिंग बैच प्रोडक्शन हम लोग जो भी डाटा गैदर करते हैं रिगार्डिंग क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब कि वो क्या स्पेसिफिकेशन लिमिट्स में हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो उनमें क्या वेरिएशन है। जहाँ पे मेरा टर्म आता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लीज़ मार्क मीन, मिनिमम, मैक्सिमम। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बट प्रोसेस क्वालिफिकेशन में मेरा जो प्रोसेस हम कहते हैं कि क्वालिफाई हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्टैंडर्ड डेविएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही होता है। जब भी मैं कहूँ रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन तो इट मीन्स कि मेरा मीन से लगभग कितना वेरिएशन कर रहा है मेरा डाटा यहाँ पे है। मिनिमम और मैक्सिमम कह देना कि जी विद इन द लिमिट है,
और मीन भी विद इन द लिमिट है, मीन मेरा 100%, विल नॉट गिव एनी बेस्ट रिजल्ट्स। सेकेंड, व्हेन वी हैव परफॉर्म द डाटा एनालिसिस, वी शैल गो फॉर द इवेल्युएशन इन ए फॉर्म ऑफ समरी। इससे क्या मिलेगा कि मेरा क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं, उसमें कैसा वेरिएशन रहा है, उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, या मुझे उससे क्या इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। वंस इट हैज़ बीन इवेल्युएटेड, वी शैल गो फॉर द कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन में क्या आएगा, वेदर माई प्रोसेस इज क्वालिफाइड और नॉट। अगर क्वालिफाइड है तो उसमें मुझे क्या क्या, अगर कहीं पे प्रिकॉशंस लेने हैं तो प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें मेरा कंक्लूजन एंड इवेल्युएशन के पार्ट में आ जाती हैं। अब लोगों का अगला क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है, आपने बताया कि जी प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए, उसका मुझे एडवांटेज बताइए। अब एडवांटेज में सबसे पहला आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए है। यूएस FDA हो, यूरोपियन यूनियन हो, एनवीजा हो, TGA हो, कोई सी भी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की डिमांड करता ही है। सेकंड, इससे मेरे पास एक एविडेंस आ जाता है, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट माय प्रोसेस इज क्वालिफाइड। थर्ड, क्योंकि मेरे पैरामीटर्स फिक्स हो गए हैं, एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो मेरे डेविएशन के चांसेस बच जाते हैं। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज आता है वो आता है रिस्क मिटिगेशन का। क्योंकि मैंने पहले से ही रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो मैं उनके जो भी एक्शन प्लान्स हैं, जो भी मिटिगेशन प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक और मेरे पास एडवांटेज आ जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। क्योंकि मैं इसे कंटिन्यूसली अपनी प्रोसेस को क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये आ जाता है कि जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उनको जब भी मैं दूर करता हूँ तो मेरा प्रोसेस इम्प्रूव होता है। अब मेरे पास और नॉलेज गैदर होती है कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताऊँ, वी आर ड्रिंकिंग द ट्रेडिशनल टी। ट्रेडिशनल फॉर्म में टी हम लोग क्या करते हैं, पहले जी उसमें पानी, पतीले में पानी डालते हैं, उसको गरमाते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, देन चाय पत्ती डालते हैं, देन चीनी एंड दूध। दिस इज़ द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ द टी मेकिंग। अब ये तो एक वैलिडेटेड प्रोसेस हो गया कि हाँ जी इस प्रोसेस से चलूँगा तो मेरे पास चाय आ जाएगी। बट अब उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में क्या आता है, डालगोना टी, या हम लोग कहते हैं कैरामलाइज्ड टी। अब कैरामलाइज्ड टी का क्या है कि पतीले में पहले वो लोग चीनी डालते हैं, उसको पहले पका लेते हैं, वो जब कैरामलाइज हो जाता है देन टी बाकी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही कई बार रोस्टेड टी, जिसे कहते हैं कि पहले पतीले में चाय पत्ती डाल के उसको रोस्ट कर लिया, देन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मेरे पास जैसे जैसे नॉलेज आती है तो मैं कंटिन्यूस इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें रही। इसके बाद आता है जी मेरे प्रोसेस क्वालिफिकेशन में कुछ चैलेंजेज भी आते हैं। अब वो चैलेंजेज क्या आते हैं, पहला चैलेंज, ये जब भी मेरे रिस्क असेसमेंट होते हैं और मेरा ये प्रोसेस क्वालिफाइड नहीं होता है तब, तो मैं आपको बता दूं किसी भी प्रोसेस में दो तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इंट्रिंसिक रिस्क और एक्सट्रिंसिक रिस्क। इंट्रिंसिक रिस्क क्या है कि जो मेरे प्रोसेस के अंदर से इवॉल्व होता है। जैसे RMG है, RMG में एक रिस्क क्या है कि मेरे प्रोसेस वहीं पे पता चला प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए, ये एक इंट्रिंसिक रिस्क हो सकता है। या वो मटेरियल इतना कम क्वांटिटी में है कि वो RMG में मिक्स ही नहीं हो सकता है, ये एक इंट्रिंसिक रिस्क हो सकता है। सेकंड, एक्सट्रिंसिक रिस्क, जो मेरे प्रोसेस के बाहर से आ रहा है और प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। जैसे ह्यूमन, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है बट प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। ये मेरे पास कुछ चैलेंजेज होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एक चीज़ आती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अब जो प्रोसेस वैलिडेशन है इट हैज बिकेम ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत सारे मल्टी स्टेजेज में है। पहले एक सिंपल प्रोसेस होता था, गाइडलाइन चेंज होती हैं, अपडेट होती हैं। अब ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। अब इसमें क्या आ गया जी, पहले प्रोसेस डिज़ाइन का पार्ट होना चाहिए, देन उस डिज़ाइन के बेसिस पे मैं क्वालिफाई करूँगा। अब वंस अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे हो गया कि जब तक मेरे पास डिज़ाइन का प्रोसेस नहीं आ जाता, प्रोसेस का डिज़ाइन नहीं आ जाता सॉरी,
तब तक मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। बट ये मेरे लिए क्या है, एक प्रोसेस तो कॉम्प्लेक्स हो गया बट मेरे लिए बेटरमेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक रेशनल रहेगा कि ऐसा ऐसा करने से मेरा प्रोसेस ऐसा बिहेव करेगा। सेकंड एक आता है कॉस्ट। वैलिडेशन इज ए कॉस्टली प्रोसेस। इसमें हर जगह कॉस्ट आती है। आप क्योंकि सैंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपके एनालिसिस में कॉस्ट आती है। क्योंकि बैच मेरा होल्ड हो सकता है तो बैच प्रोडक्शन पे कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्टली प्रोसेस है सब। एंड कंपनी आर हैविंग दैट थिंग इन देयर माइंड कि हाँ जी ये चीज़ तो मेरे पास रहेगी। इसके अलावा एक और रिस्क जो आती है वो होती है डेटा एनालिसिस। क्योंकि सैंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मतलब जब सैंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको एनालिसिस करने में टाइम भी जाता है। इसके अलावा एनालिसिस क्योंकि बहुत बड़ी है तो उसको इवैल्यूएशन करने में भी टाइम जाता है और उसमें हो सकता है आपसे गड़बड़ी हो जाए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जगह या मोस्ट ऑफ द साइट्स हम लोग यही रिकमेंड करते हैं डेट परफॉर्म दिस प्रोसेस थ्रू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कैसे? वैलिडेटेड एक्सेल शीट्स हों, आपके पास वैलिडेटेड कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स हों। दीज कैन हेल्प यू फॉर बेटर डेटा एनालिसिस एंड इट्स इवैल्यूएशन। अब फॉर दिस थिंग अब आप एक जगह आएगा कि जी अगर मेरा प्रोसेस क्वालिफिकेशन में फेल हो गया तब क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार हो भी जाता है। अगर मेरा प्रोसेस क्वालिफिकेशन में फेल हो जाता है, सबसे पहले यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट थ्रू QMS। आपको उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। किस लिए? डेट वेदर द फेलियर हैव टू प्लेस ड्यू टू सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स और सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब कि ये प्रोसेस के अंदर की फैक्टर्स की वजह से है। जैसे मैंने बताया कि पता चला 1 किलो को आपको 1000 किलो में मिक्स करना है। 1000 किलो एक्सिपिएंट्स का बल्क है और 1 किलो आपके पास API है। अब आप उसे RMG में डालेंगे, देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो मिक्स हो प्रॉपरली। इसीलिए आप जब ये इवेलुएट करेंगे तो आपको पता चलेगा जी इसमें तो 1% भी API नहीं है, 0.1% API का क्लेम है, विच मीन्स मुझे प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब मेरे पास आ गया प्रोसेस क्वालिफिकेशन में, अगर मेरे पास है इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे मैंने बताया API की क्वांटिटी हो गई या कुछ प्रोसेस में गड़बड़ी है, तो ये इट विल अगेन गो थ्रू प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज पे जाएगा, फिर से प्रोसेस डिज़ाइन होगा, वहाँ से जो डाटा गैदर होकर आएगा उसके थ्रू मैं अगेन प्रोसेस क्वालिफाई करूँगा। सेकंड थिंग, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या कि प्रोसेस किसी बाहरी रीजन की वजह से फेल हो गया। प्रोसेस क्वालिफिकेशन में कोई बाहरी फैक्टर इन्वॉल्व हुआ जिसकी वजह से वो प्रोसेस फेल हो गया। जैसे RMG का या FBD का बार बार शटडाउन हो जाना, पावर फ्लक्चुएशंस का होना, या ह्यूमन का उस प्रोसेस के लिए प्रॉपरली ट्रेंड ना होना। दीज कैन बी ए मेजर फैक्टर्स। या जो मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट ऑफ सुटेबल टाइप फॉर दैट प्रोसेस। पता चला मुझे तो जी RMG में करना था प्रोसेस एंड आई वाज डूइंग इन अदर इक्विपमेंट फॉर दैट क्वालिफिकेशन स्टेज। तो these factors can also result in failure of the process qualification. Once this investigation is completed, we shall conclude for the CAPA कि मेरे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से या इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से मुझे ये 2 रूट कॉज पता चल गए। अब अगर इंट्रिंसिक की वजह से है देन आई विल सेंड इट अगेन टू द प्रोसेस डिज़ाइन स्टेज। वहाँ पे जो भी मेरा डाटा गैदर होगा, जो भी मेरा डिज़ाइन डेवलप होकर आएगा, उसको मैं अगेन क्वालिफाई करूँगा। बट इफ़ इट इज ड्यू टू सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स देन आई विल रेक्टिफाई दैट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। मैं उसके अगेंस्ट कापा लूँगा। जैसे मैंने बताया पावर शट डाउन हो जाना या फिर ह्यूमन का ट्रेंड ना होना, तो इनके अगेंस्ट में कापा लूँगा और इनको इम्प्रूव करूँगा एंड आई विल अगेन परफॉर्म द प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एज पर माई प्रोटोकॉल। बट इट शैल बी मार्क्ड कि हाँ जी पिछली बार जो मेरा प्रोसेस फेल हुआ था वो इसी रीजन की वजह से हुआ था। अब वंस दिस डाटा हैज बीन कंप्लीटेड आई विल कंक्लूड कि हाँ जी मेरा प्रोसेस क्वालिफाइड है या नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर चुका हूँ। अब एक चीज़ और आती है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में इवैल्यूएशन के टाइम पे
मैंने आपको बताया मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, दीज आर वेरी ब्रॉड टर्म एंड ये जो है आपको प्रॉपर डाटा नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे पास क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिनके थ्रू मैं ये प्रूव करूँ कि हाँ जी डेटा मेरा जो एनालिसिस गैदर हुआ है वो इवैल्यूएशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे पास जो डाटा आता है मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो क्या क्या हैं? कंट्रोल चार्ट्स, बार चार्ट्स, दीज कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर प्रूविंग दैट वॉट एवर डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड एंड इवेलुएटेड इज गुड। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं तो पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि इलस्ट्रेटेड फॉर्म में आप इसको शो करते हैं। सेकंड, आप एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ मेरा जो डाटा है वो विद इन ए कंट्रोल स्टेट है। बार चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट्स, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना, मीडियन का, मोड का कैलकुलेशन करना। मीडियन क्या है कि जो मेरा डाटा गैदर हुआ है उसका बीच का डाटा क्या है, मतलब मिडिल का डाटा क्या है। मैं मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल का डाटा क्या है। देन एक और चीज़ आती है मोड कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। मान लीजिए 95 भी है, 105 है और मेरी स्पेसिफिकेशन लिमिट ही 95 से 105 की है और मेरे मैक्सिमम डाटा जो है 98 से 99 के बीच में है, बट एक डाटा 95 आ गया, एक 105 आ गया। सो मेरे पास जब ये रहेगा कि हाँ जी मैक्सिमम डाटा मेरा 98 से 99 के बीच में है, डैट मीन्स ये जो दो डाटा हैं इनमें कहीं कोई वेरिएशन है, इनमें कहीं कोई फेलियर है विच हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। देन एक चीज़ आती है, आप CPK कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी या प्रोसेस की कैपेबिलिटी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर statistical evaluation of that data, and there are some softwares also like Minitab and other softwares. Minitab is the most famous software in that thing. तो I will not suggest कि आप सॉफ्टवेयर के लिए ही जाएं, बट अगर है तो बहुत अच्छा है। So this will give you the complete evaluation. So hope this video will help you and make you understand what is the process performance qualification and how we can perform this process performance qualification